हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। एंजाइम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको लॉन्ग आंसर में कैसे लिखते हैं और इसको पॉइंट वाइज कैसे लिखते हैं। तो पहला हम लोग इसका सिनॉप्सिस बनाते हैं। इंट्रोडक्शन की हिस्ट्री, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, नॉमेनक्लेचर और मैनिफेक्टिंग ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग और सिग्निफिकेशन। बाद में हम लोग लास्ट में लिखते हैं रेफरेंस गाइड। रेफरेंस गाइड इसलिए क्योंकि हम लोग उसी बुक से इसको रेफरेंस किए हैं। तो सर्वप्रथम मैं इंट्रोडक्शन पे गौर करवाऊंगी, क्योंकि एंजाइम शब्द ग्रीक शब्द से मिलकर बना है और ग्रीक शब्द से बना है जिसका अर्थ ईस्ट में है। एंजाइम इन ईस्ट में क्या है, एंजाइम है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ईस्ट में एंजाइम है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये कोशिकाओं में ही सर्वप्रथम एंजाइम का अध्ययन किया गया था, इसलिए एंजाइम शब्द का प्रयोग किसने कहा था, कुह ने किया था। इसके साथ हम लोग हिस्ट्री पे देखेंगे, तो हिस्ट्री को सर्वप्रथम किसने कहा था, कुह ने। इसको जिसकी खोज ने की थी, कितनी कब की थी, 1878 में की थी। तो हिस्ट्री को इन दोनों लाइनों में ही, हाँ, इन दोनों लाइनों में ही लिखना है। उसके बाद है डेफिनेशन। डेफिनेशन इसलिए क्योंकि एंजाइम वाकई में होता क्या है। तो एंजाइम क्या है, एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के कोलायदी अवस्था वाले कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि जैविक में जैविक पदार्थों में उत्पन्न क्या करते, रासायनिक उत्पन्न करते हैं और जैविक कोशिका में होने वाले रासायनिक अवयव को उत्प्रेरित करते हैं। इनका काम क्या है, सिर्फ उत्प्रेरित करना। इसकी प्रॉपर्टीज़ मतलब गुण को देखेंगे तो 3 प्रॉपर्टीज़ होगा। पहला तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये सब। तो हम लोग सर्वप्रथम क्या देखेंगे, भौतिक गुण। इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, तो ये हाई टेम्परेचर में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके भौतिक गुण में क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर में नष्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी इसकी वो हो गया भौतिक गुण। उसके बाद ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें से है उत्प्रेरक गुण। तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक है जो रासायनिक क्रिया की गति को स्वयं बिना किसी परिवर्तन के ही तीव्र करने का कार्य करता है। ये उत्प्रेरक गुण भी बहुत अच्छे से दर्शाता है, इसलिए इसमें उत्प्रेरक गुण भी पाया जाता है। उसके साथ इसकी विशिष्टता क्या होती है, देखिए। एंजाइम एक महत्वपूर्ण रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित कर सकते हैं, जैसे कि सुक्रोज एंजाइम केवल सुक्रोज के जल अपघटन को ही अपघटित कर सकता है। और इसके तीसरा क्या है, सामान्य गुण। ये सामान्य गुण क्या है, ये रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ाते हैं और प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट पीएच पर ही क्रियाशील होते हैं। रासायनिक रूप से एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। तो देखिए, रासायनिक रूप से एंजाइम जो है प्रोटीन तो होते हैं, पर सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, सभी प्रोटीन्स जो है वो एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक, तो इसे देखिए, प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट तापक्रम पर ही क्रियाशील है। मैंने बताया था भौतिक केमिकल में कि हाई टेम्परेचर पे वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए छठवां, प्रत्येक एंजाइम में एक विशिष्ट सक्रिय स्थल होता है और इसका नॉमेनक्लेचर क्या है। एंजाइम के नामकरण की प्राचीन पद्धति के अनुसार एंजाइम का नामकरण करते समय यह ध्यान रखा गया कि वह किस प्रकार से पदार्थ पर क्रिया करते हैं, किस प्रकार से एंजाइम विशिष्ट पदार्थ के साथ क्रिया करते हैं। इन क्रियात्मक पदार्थों के नाम के अंत में एज प्रथम लगा के एंजाइमों का नामकरण क्या लगाया जाता है, एज। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, क्या लगाया जाता है, ये से। नॉमेनक्लेचर में एंजाइम जैसे एल्डोलेज है, ठीक है, जैसे एज लगना चाहिए। तो इसका उदाहरण में देखते हैं, मॉल्टेज, फ्रक्टेज और भी कई हैं, जैसे कि यूरेज, मॉल्टेज, लाइपेज, फास्टेज कहते हैं। इसी प्रकार से स्वभाव, इसकी क्रिया के स्वभाव क्या है, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीकरण आदि को उत्प्रेरित करने के आधार पर भी प्रक्रियाओं का नामकरण किया जाता है। इस प्रकार के प्रक्रियाओं का पूर्ण नामकरण पदार्थ प्रक्रिया के स्वभाव को मिलाकर किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कैसे बनता है एंजाइम। एंजाइम कैसे बनता है ये जानना जरूरी है।
तो देखिए, सभी एंजाइम पदार्थों की सक्रियण ऊर्जा को कम करके किसी रासायनिक क्रिया को प्रेरित करते हैं। इसकी किसी विधि समझने के लिए तीन विधि हैं। मतलब एंजाइम कैसे बनता है, मेथड कितने हैं, 1 2 3। तो पहले हम लोग 1 देखते हैं। 1 में क्या है, लॉक एंड की मेथड कह सकते हैं। क्या है 1 में, क्या है, लॉक एंड की ताला और चाबी थ्योरी, मान के चलिए थ्योरी। तो एंजाइम की ये क्रिया विधि को किसने दिया था, फीसर ने दिया था। किसने दिया था, फीसर वैज्ञानिक ने दिया था। कब दिया था, तो 1898 को दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम में कुछ ऐसे सक्रिय स्थल होते हैं जो कि ताले की भांति कार्य करते हैं। जिस प्रकार ताला और चाबी के द्वारा खुल जाता है, उसी प्रकार विशिष्ट एंजाइम एक विशिष्ट सबस्ट्रेट पर कार्य करते हैं। सबस्ट्रेट भली भांति चाबी की भांति कार्य करता है। सक्रिय स्थल में जुड़कर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसीलिए इसे ताला और चाबी कहते हैं। ताला और चाबी इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए, ये है सबस्ट्रेट और ये क्या है, एंजाइम। इन दोनों को अगर हम लोग मतलब ताला चाबी की भांति व्यवहार करते हैं, तो यहाँ पे जाके जुड़ जाता है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट, ये वाला सबस्ट्रेट बल्कि क्या बन जाता है, दोनों कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर अगर इसका जुड़ने के बाद इसे अलग भी ताला और चाबी के द्वारा होते हैं, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और ये चाबी अलग हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉक एंड की मेथड बोलते हैं। उसके बाद क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से हाइपोथेसिस। मतलब ये भी वैज्ञानिक किसने दिया था, कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, हेनरी ने दिया था। कब दिया था, उनके अनुसार क्या था कि किसी भी बाह्य तल के विशेष पर प्रकार की संरचना होती है जिसे टेम्पलेट कहते हैं, उसे सबस्ट्रेट अणु फंस जाते हैं। सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के समीप पहुंचते हैं, तत्पश्चात टेम्पलेट में सबस्ट्रेट के अणु फंस जाता है, जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट अणु बनता है। ठीक, अब देखिए एंजाइम यहाँ पे किसका, ये देखिए, ये है एंजाइम, ये सबस्ट्रेट, इन दोनों ये जो आके जुड़ जाते हैं, क्या बनते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट आके जुड़ जाता है, तो दोनों का क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक, उसी प्रकार ये अचीव कर लेता है ये अपना सबस्ट्रेट को, फिर ये दोनों कंपाउंड और प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं, रिफ्यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वही सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस था। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, इसका तीसरा क्या है, इंड्यूस्ड फीड थ्योरी हाइपोथेसिस। इसमें 3 विधि हैं। जैसे ये इसको किसके द्वारा बताया गया था, कॉसलाइन के द्वारा बताया गया था। उसके अनुसार क्या बताया था कि ये एंजाइम क्रिया के सर्वप्रथम सबस्ट्रेट के अणु के संपर्क में आते ही एंजाइम की त्रिविमीय संरचना में परिवर्तन होता है। उसके बाद ये सबस्ट्रेट का अणु एंजाइम के सक्रिय स्थल को संलग्न हो जाते हैं। सबस्ट्रेट के संलग्न होते ही एंजाइम प्रारंभ होता है और उसके बाद ये अंत में उत्पाद का निर्माण करता है। उसके बाद एंजाइम की ज्यामितीय प्रवृत्ति में इसकी फलस्वरूप अन्य उत्पाद एंजाइम से अलग हो जाते हैं। देखिए एंजाइम और सबस्ट्रेट ये दोनों आके जुड़ तो जाएंगे, परंतु ये प्रोडक्ट का निर्माण होते ही ये अलग अलग हो जाएंगे। इसीलिए इसको क्या बोले, इंड्यूस्ड फीड थ्योरी। ये ठीक इंड्यूस्ड हो जाता है, उसके बाद ये अलग हो जाता है। इसीलिए ये सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, फिर प्रोडक्ट, फिर ये एंजाइम। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं, हाँ देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ एंजाइम इसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, मतलब एंजाइम बहुत सारे कार्यों को पूर्ण करती है, इसीलिए इसका क्या क्या अफेक्टिंग होता है वो सब देखेंगे। तो पहले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, प्रत्येक प्रकीर्ण सरलता क्या है, अनुकूलतम पीएच पर सबसे अधिक क्रियाशील होता है।
यदि इसमें कमी या बढ़ोतरी होती हो तो प्रकीर्णों की सक्रियता प्रभावित होती है। और हाँ, हाइड्रोजन आयन एंजाइम बहुत अच्छा कार्य करता है अगर इसकी अनुकूलता पर ध्यान होती है, क्योंकि कमी होने पर कमी होगा या फिर वो बढ़ोतरी होगा, इसलिए ना उसकी प्रभावित डालता है हम। मैंने बताया उसके बाद है टेम्परेचर। ताप सबसे अधिक प्रकीर्ण की सक्रियता को प्रभावित करता है, इसलिए एंजाइम कोलाइड्स होते हैं और ताप के संवेदन होते हैं। अधिक ताप पर वे स्कंदित हो जाते हैं तथा अपनी उत्प्रेरक खो देते हैं। प्रत्येक प्रकीर्ण का एक अनुकूलतम तापमान होता है और यह क्या होता है, यह तापमान में वृद्धि कर रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ती है, या फिर तो ये हाई टेम्परेचर में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है किण्वन भोज सांद्रता। इसका किण्वन भोज सांद्रता क्या है, अन्य परिस्थितियों में जैसे कि स्थिर रखकर किण्वन भोज की सांद्रता को कम या अधिक करने पर प्रकीर्ण उत्प्रेरित की गति भी कम या अधिक होती है, लेकिन निश्चित सांद्रता के बाद किण्वन भोज क्या होती है, सांद्रता बनाने पर सक्रियता प्रभावित नहीं होती है। निरोधक, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकीर्ण की सक्रियता को निरोधित कर ये कार्बनिक तथा अकार्बनिक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि क्या है, क्लोरीन है, आर्सेनिक है, आयरन है, कॉपर है, मरकरी है, गोल्ड सिल्वर है। ठीक है, उसके बाद सक्रिय कारक क्या है, वे पदार्थ जो प्रकीर्णों की सक्रियता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, प्रकीर्ण सक्रियता कहलाते हैं। इनकी उपस्थिति में क्या होती है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है, या फिर अधिकांश हम लोग देखते हैं एंजाइम प्रोटीन तो होते हैं, लेकिन कभी कभी इनके साथ कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ जुड़े होते हैं तथा तब इसे संयुग्मित प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, कभी कभी देखते हैं हम लोग कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों जुड़े होते हैं। कहाँ है, हाँ, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों जुड़े होते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। दो भाग से मिलकर बना होता है प्रोटीन युक्त भाग, एक तो एपो एंजाइम। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम, एक तो एपो एंजाइम और उसके बाद अप्रोटीन भाग को क्या बोलते हैं, प्रोस्थेनिक समूह कहते हैं। ये भी क्या भाग होता है, दो भागों का बना होता है। जी हाँ, दो भागों का बना होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्टिवेटर कोएंजाइम, पहला क्या है, पहला प्रकार क्या है, एक्टिवेटर, दूसरा है कोएंजाइम। तो जब कोई धातु प्रोस्थेनिक समूह की भांति करते हैं तब इसे मेटल एक्टिवेटर कहते हैं। ये एंजाइम के उत्प्रेरक से संबंधित होते हैं, जैसे कि देखिए आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, जिंक है, मोलिब्डेनम। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 3। जी हाँ, 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, ऑक्सीडोक्टिरोडक्टोज, ठीक है, ट्रांसफरेज और एक तो हाइड्रोलाइसिस। छह भागों हाँ 6 भागों में बांटा है। पहला है ऑक्सीडेरेक्टेज और ट्रांसफरेज, हाइड्रोलाइसिस, लाइसेस, आइसोमरेज। तो इसके अलग अलग कारक होते हैं, जैसे ऑक्सीडेरेक्टेज में क्या होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण से संबंधित होते हैं। दूसरा क्या है, ट्रांसफरेज, समूह स्थानांतरण को संपादित करने वाले एंजाइम होते हैं। ठीक है, उसके बाद है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या है, जल की सतह से विघटन की अभिक्रिया को क्या करते हैं, संपादित करने वाले एंजाइम होते हैं। उसके बाद लाइसिस क्या है, जल की संलग्नता के बिना ही विघटन की अभिक्रिया को संपादित करने वाले क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। उसके बाद आइसोमरेज क्या है, अंतराण्विक जो कण होते हैं ना, उसके अंतराण्विक परिवर्तन के फलस्वरूप आइसोमरेज को क्या करते हैं, निर्मित करने का काम करते हैं। कौन करते हैं, एंजाइम। ठीक है, उसके बाद हम लोग
देखते हैं। ओके, हाँ, लाइगेज क्या है? लाइगेज 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 है। लाइगेज क्या होता है? दो समूह या असमान अणुओं के संयुग्मन से एक अणु निर्मित करने वाले एंजाइम होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 6। उसके बाद हम लोग देखते हैं साइनिफिकेशन ऑफ एंजाइम। उपापचयी कहाँ कहाँ इसका महत्वपूर्ण योगदान है उसको देखते हैं। उपापचयी क्रियाओं में संपादन तो क्या है? जैविक प्रणाली में संपन्न होने वाली समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में ही क्या होती है? संपादित होती है। ठीक है। घावों का भरना, एंजाइम के द्वारा ही हम लोग घावों का भरना महत्वपूर्ण उपयोग है। अगर महत्व एक पशु को रूप में देखें, उदाहरण के रूप में, तो सूअर के जो अग्नाशय से प्राप्त प्रोटीन क्या करता है? वो पाचक प्रक्रिया का उपयोग करके त्वचीय रोगों एवं घाव को ठीक करने में किया जाता है। क्योंकि ये प्रक्रिया मानव शरीर के प्रोटीन पाचक प्रक्रियाओं को नष्ट कर घाव भरने में मदद करता है। मनुष्य के जीवन में घाव को भरने में क्या होता है? ये एंजाइम का कार्य होता है। त्वचा से बालों का हटना या हटाना, त्वचा किसी भी उद्योग में, जैसे कि चमड़ा उद्योग में चमड़े से बालों को हटाने के लिए क्या करते हैं? अग्नाशयी प्रकीर्णों का उपयोग किया जाता है। ये प्रकीर्ण क्या करते हैं? बालों की रोम पुटिकाओं को विघटित कर देते हैं, जिससे चमेड़ से बाल गिरते हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा साइनिफिकेशन क्या है? रक्त थक्का को घोलना। कभी कभी मस्तिष्क तथा धमनियों में क्या हो जाते हैं? रुधिर के थक्के जमने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं? रुधिर के थक्के जमने लगते हैं, जिस कारण की ऐसी स्थिति में ये जो यूरिया से प्राप्त प्रकीर्ण होते हैं ना, यूरोकाइनेज का उपयोग करके इस थक्के को घोलने का कार्य किया जाता है। उसके बाद रक्त समूह में परिवर्तन, बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स को भी चेंज किया जाता है। जैसे कि प्रोकाइनेज फुफ्फुकता ने परिरक्षण के आधार पर क्या बताया था कि रक्त समूह लाल रुधिर कणिका जो रेड ब्लड सेल होते हैं, क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो शर्करा द्वारा क्या होता है? निर्धारित होता है, जिन पर विशिष्ट प्रकीर्ण क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और यदि विशिष्ट प्रकीर्ण में विघटित कर दिया जाए तो समूह क्या होता है? ए को रक्त में ओ में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद क्या है? मक्खन निर्माण। मक्खन निर्माण क्या है? जंतु रेनिन, जिसे रेनेट ही भी कहते हैं, का उपयोग करके क्या कहते हैं? मक्खन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? मक्खन का निर्माण करते हैं। मक्खन वास्तव में तो ये प्रकीर्ण दूध की कैल्शियम के कणों के आपस में मिलकर मक्खन में परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? फलों के रस का उत्पादन। जैसे कि बहुत सारे फल से होते हैं ना, जैसे कुछ फलों के रसों के शोधन के लिए कुछ फ्रूट्स की आवश्यकता पड़ती है, तो इन रसों को साफ करके इनमें से प्रोटीन पेक्टिन प्रकीर्णों को मिश्रण करके मिलाया जाता है, और ये प्रकीर्ण रस क्या में उपस्थित होते हैं? पैक्टिक पदार्थों में। पैक्टिक पदार्थों का विघटन कर रसों को साफ कर देते हैं, और फलतः इनकी व्यापारिक क्या होता है? गुणवत्ता बढ़ जाती है। इस प्रकार से कुछ दूसरी प्रकीर्णों का उपयोग करके भी उद्योगों में उपयोग किया जाता है। उसके बाद इनका उपयोग उत्पाद की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है। ठीक, तो अब इंड होता है, इंड एंजाइम, क्योंकि एंजाइम के अब हम लोग सभी के बारे में पढ़ चुके, तो और कुछ नहीं, मैं फिर से बता देना चाहती हूँ कि हम लोग ने पहले क्या देखा? इंट्रोडक्शन हो गया हम लोग का। इंट्रोडक्शन में उसका क्या है? एंजाइम के बारे में बताना है। हिस्ट्री, कब किसने खोजा था। डेफिनेशन, इसका परिभाषा। प्रॉपर्टीज, उसके गुण, नॉमेनक्लेचर, उसके नाम कैसे बना, वो कैसे अफेक्ट नहीं करता है, वो उसके साइंटिफिक क्या है, फैक्टर्स क्या है, वो सबको हम लोग को देखना था, और हम लोग देख चुके। तो अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो मैं इसमें आप
बोल सकते हैं, ताकि मैं आपको एंजाइम का नोट का PDF भेज सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।